Welcome back, students. We will continue with our beach today. We read up to almost mid of the poem. What we read up to here was, in short, in the first stanza, where the poet sees the calm sea in full tide at the Dover beach. We read that. In the second stanza, the roar of the ebbing sea, which strikes a note of sadness in his mind. And now we shall continue with the third and the fourth and the last stanza. So, the eternal note of sadness in, that is where we left it. Sophocles long ago heard it on the Aegean. Sophocles, now who was Sophocles? Sophocles was a Greek dramatist. He was a dramatist from around 496 to 406 BC, and he's a very famous man. Long ago, so very long ago, he heard the same note of sadness on the Aegean, that is the Greek Sea, and it brought into his mind the turbid ebb and flow. Ebb and flow. We talked of this in the last video as well. Turbid is not clear, that means muddy, बहुत धुंधला, मटमैला सा पानी. टर्बिड. ebb is the returning of the tide, यानी लौटना, लहरों का लौटना. एंड फ्लो यानी ज्वार, जो बहता हुआ आता है किस तरफ, समुद्र के तट की ओर. यानी टर्बिड, ebb एंड फ्लो, यानी लहरों का आना, बिखरना, फिर लौट जाना, इसी को ebb और फ्लो हम कहते हैं. और इसकी तुलना उसने किससे की है? इनटू हिज माइंड द टर्बिड ebb एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी. ह्यूमन मिजरी यानी इंसानी तकलीफ़ें, दुख, वो जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं. तो ये ह्यूमन मिजरी की बात कर रहा है, यानी लहरों के गिरने को, तट से टकराने को, लौट कर जाने को इसने कंपेयर किया है, तुलना करी है ह्यूमन दुख दर्द से, जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाते हैं या हम उन्हें थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं, लेकिन वो इटर्नल है, यानी वो कभी कहीं जाते नहीं हैं, वो हमारे साथ बने रहते हैं. फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट. अब ये जो शोर है या आवाज़ है लहरों के आने की, टकराने की, गिरने की, लौट जाने की, इस आवाज़ में एक और विचार भी उठ के आता है. हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्दर्न सी. अब यहाँ इतनी दूरी पर इस नॉर्दर्न सी के किनारे खड़े हुए जब हम इसको सुन रहे हैं तो एक विचार और मन में आता है. द सी ऑफ फेथ was once too at the full, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. यानी विश्वास का समुद्र, सी ऑफ फेथ, ये भी कभी, was once too, था कैसा, at the full यानी लबालब भरा हुआ था, and round earth's shore lay like the folds of a bright girdle furled. girdle यानी बेल्ट, फर्ल्ड यानी ड्रॉन, और मे बी रैप्ड अप यानी लपेटा हुआ. फर्ल्ड होता है लपेटा हुआ. आपने अगर ध्यान दिया हो तो यूजुअली हम जब झंडा लहराते हैं तो हम उसको कहते हैं अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग, यानी लिपटा हुआ जो होता है वो खुल जाता है, यानी फोल्ड्स में जो परतों में लिपटा होता है वो खुल जाता है. तो यहाँ वर्ड वही यूज़ हो रहा है, फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड, यानी कमर बंद या कमर पेटी की तरह समुद्र के चारों ओर लिपटा हुआ था. यानी समुद्र जो है वो धरती के चारों ओर है, तो इसी तरीके से विश्वास का समुद्र जो था वो इंसान के या धरती के सारे तरफ से उसको, समुद्र को, उसने धरती को घेरा हुआ था. किसने? विश्वास के समुद्र ने. द सी ऑफ फेथ, यानी इंसान जो था वो विश्वास करता था, भरोसा करता था. लेकिन अब क्या हो रहा है? बट नाउ आई ओनली हेयर इट्स मेलैंकली लॉन्ग विड्रॉइंग रो. लेकिन अब मैं क्या सुनता हूँ? अब भरोसे की आवाज़ नहीं सुनाई देती. मेलैंकली, मेलैंकली उदास, लॉन्ग बहुत ही लंबी, विड्रॉइंग रो यानी लौटता हुआ सा, यानी विश्वास खोता हुआ सा. समुद्र की लहरें जो है, जो समुद्री पानी जो है वो चीखता चिल्लाता सा क्या कर रहा है? रिट्रीटिंग, यानी
लौट रहा है, रिट्रीट यानी लौटना। बीटिंग द रिट्रीट सुना होगा आपने, 26 जैन के बाद 29 जैन को जो होता है जो दिल्ली में, बीटिंग द रिट्रीट कहते हैं। रिट्रीट कर देना माने या वापस लौट जाना। टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रेयर एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहाँ लौटे चले जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, रोर करता हुआ। टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड यानी समुद्र की रात की के समुद्र की जो बयार बहती है वो एक तरह से सांस है धरती की। द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड डाउन द वास्ट एजेस ड्रेयर। ड्रेयर यानी जो अब अंधेरा है, रात है तो डिस्मल है, डल है, यानी बहुत नीरस है। एजेस किनारे जो हैं। एंड नेकेड शिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। नेकेड यानी बिल्कुल नग्न, कोई भी लाग लपेट ना हो जिसमें। शिंगल्स कहते हैं लूज ग्रेवल एंड पेबल्स को, जो समुद्र किनारे पड़े मिलते हैं हमें, यानी वो गोल गोल पत्थर हो जाता है जो समुद्री तट पर दिखता है। पानी के बार बार थपेड़े खाकर पत्थर जो है वो गोलाई ले लेता है और वो कंकर की तरह शेप में होता है, उसको हम कहते हैं लूज ग्रेवल। शिंगल्स भी कहते हैं ऑफ द वर्ल्ड, यानी बेसिकली वही है कि कष्ट जो है, धरती की कठिनाइयाँ जो हैं, इस संसार की कठिनाइयाँ जो हैं वो हैं शिंगल्स। और वो नेकेड है यानी वो कहीं भी ढकी छिपी नहीं है, उनसे हम बच नहीं सकते। आ लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। इसलिए वो प्रेमिका से कहता है, प्रिय चलो हम ही एक दूसरे के प्रति सच्चे रहें, ट्रू टू वन अनदर। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, सो ब्यूटिफुल, सो न्यू, हैथ रियली नाइदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट नॉर सर्टिट्यूड नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। और बड़ी उदास सी बात वो कर रहा है कि प्रिय हमें ही एक दूसरे के प्रति सत्यवान या सत्यनिष्ठा दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये संसार जो है, फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस, जो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आगे पड़ा है, लेटा है, और ऐसा लगता है कि हमारे सपनों का संसार है ये, दैट इज़ अ लैंड ऑफ आवर ड्रीम्स, जो इतना विविध है, वेरियस है, इतना खूबसूरत है, ब्यूटिफुल, सो न्यू, नया नया सा हर चीज़ हमें लग रही है। असल में क्या है वहाँ, हैथ या हैज़ रियली नाइदर जॉय, ना तो यहाँ खुशी है, नॉर लव, न प्रेम है, नॉर लाइट, रोशनी भी नहीं है, नॉर सर्टिट्यूड यानी कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई दृढ़ धारणा नहीं है, नॉर पीस शांति भी नहीं है, नॉर हेल्प फॉर पेन और हमारे दर्द की दवा भी नहीं है इनके पास, कोई मदद हमारे दर्द की यानी इंसानी मिजरी का कोई तोड़ नुस्खा इनके पास नहीं है। एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ड विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। और हम यहाँ पर कैसे हैं, एक डार्कलिंग प्लेन पर हम हैं। डार्कलिंग मतलब अंधियारे में, और इस डार्कलिंग प्लेन पर हम जो हैं यहाँ पर है, और हमारा कुछ नहीं होने वाला। हम किस तरीके से हैं, एक मतलब उदास सी जगह है, इसमें बार बार कवि हमें यही कह रहा है कि जगत के संबंध में अपनी मान्यता प्रस्तुत करता है। जैसे मनुष्य के प्रति निरपेक्ष यानी इंसान से इस नेचर को, प्रकृति को या जगत को कोई सांत्वना नहीं है, कोई क्या वर्ड उसके लिए होता है, लगाव नहीं है। लगता है कि सपनों का संसार है, मनुष्य बहुत सारी आशाएं हम रख लेते हैं, वो सोचता है कि जगत बहुत सुंदर जगह है और यहाँ सब सुखी हो जाएंगे, लेकिन क्या है, ये सब भ्रम है, तभी सब कुछ मिथ्या कहते हैं। तो जगत की तुलना तो हम उस अंधकारपूर्ण मैदान से करनी चाहिए हमें, किससे, युद्ध के मैदान से, जहाँ रात के अंधकार में सेनाएं जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं। अब रात में जब लड़ाई होती है तो पता कहाँ लगता है कि लड़ाई किससे हम कर रहे हैं, शत्रु है सामने या मित्र है, कहाँ पहचान पाते हैं अंधेरे में। तो मस्तिष्क में जो, हमारे दिमाग में जो है उस समय क्या है, अज्ञान के भाव भरे हैं। और इसी प्रकार इंसान जो है वो इस जगत में कैसे रहता है, अज्ञान और भय से भरा। यानी इंसान जो है बिल्कुल उन योद्धाओं की तरह है जो रात के अंधकार में आपस में लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो शत्रु का नाश कर रहे हैं या अपने ही किसी साथी का नाश कर रहे हैं। उसी प्रकार इंसान जो है भ्रम की स्थिति में यहाँ पर रह रहा है, इग्नोरेंट है यानी ज्ञान नहीं है उसको, एंड
ही इज़ क्लैशिंग बाय नाइट, अंधकार में वो टकरा रहा है। तो भय से भरा है, क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ से कब हमला बोल दे, अंधकार में है, लड़ाई में है। यानी जीवन जो है वो एक सतत निरंतर संघर्ष है, दुखों से भरा है, विश्वास की यहाँ पे कमी है, अब फेथ नहीं रहा है। समुद्र जो था फेथ का हिलोरे कभी लेता था, लेकिन आज की तारीख में हम भ्रम में और भय में जी रहे हैं। और ऐसे संसार में यदि हमें जीना है तो हमें एक दूसरे के प्रति सत्यवान रहना होगा, सत्यनिष्ठा से रहना होगा, सच से, यानी हमारे प्रेम में परस्पर सत्यता रहेगी तो ही हम इस संसार में जी पाएंगे। तो यहाँ हमने इस कविता को ख़त्म किया। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रयास मेरा कुछ समझने में मदद करेगा, और आपके रिस्पॉन्स का मैं अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ, ताकि अगले वीडियो में हम और कुछ बेहतर कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू।